My dear students, greetings. Today I am here with a new lecture. This lecture is on graphs in physics. मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैथमेटिकल टूल्स के बाद मैं ग्राफ्स पे आ जाऊंगा, क्योंकि ग्राफ्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स को समझने के लिए। आप फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाते हो जब तक आपको ग्राफ्स अच्छे से नहीं आते हो। आप देखिए फिजिक्स में काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी तरह ग्रेविटेशन, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उनमें हर जगह पे ग्राफ्स यूज होते हैं। अगर आपको ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट, ग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ना आता हो, ग्राफ अच्छे से नहीं प्लॉट करना आता हो, तो आपके लिए वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होंगी। ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, इसमें जितने भी ग्राफ्स हैं मैं आपको बताऊं, ये मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स मैंने खुद प्लॉट किए हैं, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम मुझे लगा इस लेक्चर के लिए। एक एक ग्राफ मैंने खुद प्लॉट किया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक एक स्लाइड को अच्छे से देखिए, एक एक स्लाइड को अच्छे से समझ लीजिए। जहां जहां पे आपको रोकने की जरूरत हो तो आप वहां पे स्नैपशॉट ले सकते हैं और वहां पे आप उसको खुद भी अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो उससे चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। इस चैप्टर का प्लान मैंने, इस टॉक का प्लान मैंने ऐसे बनाया है कि हम यहां पे, मैं इस टॉक में पहले स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इनके वेरिंग स्लोप्स होते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, ये पहला पॉइंट होगा। स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को अच्छे से समझना, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ पाओगे। इसी तरह हाइपरबोलिक ग्राफ क्या होता है, इसी तरह पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसी तरह एलिप्टिकल ग्राफ क्या होता है, इसी तरह सर्कल क्या होता है। सर्कल भी एक तो ग्राफ ही है एक फंक्शन का। इसी तरह जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ग्राफ्स में आज अच्छे से तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। आप एक एक ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आप इससे डरेंगे, आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा सब। ठीक है, मैं इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा फंडामेंटल पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। यह एक ग्राफ पेपर है, इस पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करना है। यह ग्राफ पेपर है, यहां पे ओरिजिन है O, और यहां पे इधर के साइड में जाती है एक्स एक्सीज, पॉजिटिव एक्स एक्सीज, यहां पे प्लस एक्स एक्सीज है, और इधर के साइड में माइनस एक्स एक्सीज है। ऊपर के साइड में प्लस वाई एक्सीज है और नीचे के साइड में माइनस वाई एक्सीज है। ये इस ग्राफ पेपर पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपको इनको लोकेट करना है, यानी आपको इनका एड्रेस बताना है। मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूं। ये ग्राफ पेपर है, आपको इस ग्राफ पेपर पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको लोकेट करना है, इनका एड्रेस बताना है। देखिए बेटा, ये यहां आपको मैंने बताया कि इधर के साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर के साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर के साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर के साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ए, पहले मैं डिजिग्नेट करता हूं इसका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। आप देखिए एक्स एक्सिस पे 1 और 2, यानी अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं तो एक्स एक्सिस पे ये 2 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2। पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे इसकी लोकेशन क्या है। आप देखिए यहां से 0 1 2, तो वाई एक्सिस पे भी 2 है, तो ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है, इसका एड्रेस है 2 2। इसी तरह बेटा ये पॉइंट बी है। आप देखिए एक्स एक्सिस पे 5 है, तो एक्स एक्सिस के लिए मैं 5 लिखूंगा। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस पे इसकी लोकेशन जो है वो 4 है। यूनिट तो अलग से दिया गया होगा, लेकिन लोकेशन तो ऐसे ही दिखाते हैं। इसी तरह आप आएंगे बेटा इस पॉइंट सी पे। ये पॉइंट सी आप देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी एक्स जो है यहां पे -3 है, तो एक्स यहां पे -3 लिखेंगे। और बेटा वाई बताइए, वाई क्या होगा। सी के लिए वाई जो होगा ये 3 होगा। दैट मींस ये पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट का एड्रेस है 3 3। इसी तरह ये वाला पॉइंट आप देखिए, एक्स एक्सिस पे ये -6 है। आप देखिए -6 है ना वैल्यू, तो -6 है, और वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू 3 ही है।
ये इस पॉइंट की लोकेशन हो गई। इसी तरह बेटा आप पॉइंट ई की लोकेशन बताइए। देखिए एक्स एक्सिस पे -4 है और वाई एक्सिस पे ये -3 है, तो 4 और ये -3। इसी तरह बेटा ये एफ है, एक्स एक्सिस पे -2 है, एक्स एक्सिस पे -2 है, वाई एक्सिस पे -4 है, ये इसकी लोकेशन हो गई। इसी तरह जो पॉइंट जी है, आप देखिए इस वाले साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है दैट मींस यहां पे 2 होगा, और वाई एक्सिस नेगेटिव है तो -2 और -2। इसी तरह ये वाला पॉइंट आपको पता है, इधर के साइड में इस वाले पॉइंट की लोकेशन ऐसे निकाल सकते हैं, यानी इस वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस का वैल्यू है 5 +5 और वाई एक्सिस का वैल्यू है -3। तो हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स को एक ग्राफ में इनकी पोजीशन लोकेट की। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, लेट अस गो अहेड। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ जो फिजिक्स में यूज होता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ जो फिजिक्स में यूज होता है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोगों को कहां से मिलता है? देखिए बेटा, आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, अगर मास कांस्टेंट है। यानी आप लिखते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये मास यहां पे कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? एक बॉडी जो मूव कर रही है, इसमें जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो, जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हो, उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन आती है। आप फोर्स बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ाते हो, एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। दैट मींस ये क्वांटिटी जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है या इंटर्न एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम फोर्स वैरी करते हैं, एक्सेलरेशन भी वैरी हो जाती है। दैट मींस एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे है, डिपेंड करता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो सपोज यहां पे फोर्स है, उसको मैं सपोज y से रिप्रेजेंट करता हूं, इसी तरह एक्सेलरेशन को x से रिप्रेजेंट करता हूं। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बात समझ में आ रही ना? यानी जो प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है वो हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को मैंने जनरलाइज यहां पे किया, एक को मैंने y से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को मैंने x से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब जब x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ता है। चलिए, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा। सपोज पहले मैं यूज करता हूं कांस्टेंट 1, तो उस टाइम y का वैल्यू मैं लिखूंगा बेटा y1। सो दैट मींस y1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने कांस्टेंट से यूज इसको रिप्लेस किया। यहां पे सपोज मैं कांस्टेंट लेता हूं 1, तो इसका मतलब y अभी x पे ऐसे डिपेंड करता है, y इज इक्वल टू x, 1 इंटू एक्स मीन्स x। यानी इसका यह मतलब है अगर सपोज x का वैल्यू बेटा यहां पे 0 है, x का वैल्यू और y का वैल्यू मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा। x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। x का वैल्यू बेटा अगर मैंने 2 रखा, दैट मींस x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो y1 का वैल्यू भी 2 आएगा। y1 यहां पे है, यहां पे मैंने x, ये एक टेबल ऐसे है, यहां पे मैंने x लिखा है, यहां पे मैंने y के वैल्यूज लिखे हैं। अगर x का वैल्यू बेटा 2 है तो y1 का वैल्यू भी 2 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड है, y1 1 से मल्टीप्लाइड है x को। सो इसी तरह अगर x का वैल्यू है 4 तो y1 का वैल्यू भी 4 है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीपल किया हुआ है। इसी तरह अगर x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू भी 6 होगा। दैट मींस ये एक फंक्शन है जिसमें y का वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ x पे, और कैसे डिपेंड करता है, इस इक्वेशन से डिपेंड करता है। तो इसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x लिए और उन पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मैंने देख लिए क्या होंगे इस इक्वेशन से।
अब बेटा मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। आप देखिए बेटा, ये एक ग्राफ है, ये इधर साइड में y एक्सिस प्लॉटेड है, पॉजिटिव y एक्सिस प्लॉटेड है, इधर साइड में x एक्सिस प्लॉटेड है। ये y का स्टेप साइज ये 4, 8, 12, 16, 20, इनके इसका सेंटर अगर आप लेंगे तो 2 होगा, इसका सेंटर अगर आप लेंगे बेटा तो 6 होगा, इसका सेंटर अगर आप लेंगे तो 10 होगा। तो ऐसे ही ये y एक्सिस है और इसी तरह ये x एक्सिस है और इस पे जो वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देखिए बेटा, मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट करूंगा 0, 0, यानी x का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू है 0, यानी x का वैल्यू भी 0 है और y1 का वैल्यू भी 0 है। तो दैट मींस ये वाला पॉइंट आएगा जो ओरिजिन पे है। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह दूसरा वाला पॉइंट, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। देखिए बेटा, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू भी 2 है। मैंने आप लोग को बताया ना बेटा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 6 होगा, यहां पे 10 होगा, यहां पे 14 होगा, यहां पे 18 होगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो अगर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है बेटा, y का वैल्यू भी 2 है, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आता है। इसी तरह x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 4 है। आप देखिए x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट आता है। इसी तरह x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू भी 6, y का वैल्यू 6 है, सो दैट मींस ये वाला पॉइंट आता है। दैट मींस ये इक्वेशन से जो वैल्यूज मिल गए उनको मैंने जो प्लॉट किया, तो ये वाली रेड वाली स्ट्रेट लाइन आ गई, ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई, दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना बेटा? अब मैं इस कांस्टेंट को चेंज करूंगा। अब मैं यहां पे 1 के बदले 2, ये कांस्टेंट जो यहां पे यूज होता है उसके बदले में 2 लिखूंगा। मैं आपको स्लोप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बेटा, अब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे देखेंगे y के क्या क्या वैल्यूज होंगे। जैसे x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 ही आएगा क्योंकि 2 इंटू 0। x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 4 आएगा क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4। x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 3 पे x का वैल्यू 4 पे, ये वाली इक्वेशन, x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 पे y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 6 पे y का वैल्यू 12 क्योंकि 2 इंटू 6 इज 12। सो दैट मींस x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू, 2 पे 4 वैल्यू, x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू 8, x इक्वल टू 6 पे y का वैल्यू 12। अब हम देखेंगे ये पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करेंगे। देखिए बेटा, अब मुझे प्लॉट ये देखना है, ये 0, 0 तो यही आएगा। अब दूसरा पॉइंट 2, 4, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, दैट मींस ये वाला पॉइंट आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। इसी तरह x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8, ये देखिए 8 आ रहा है ना बेटा। इसी तरह x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 12, देखिए ये 12 आ रहा है ना y। तो दैट मींस इसका ये मतलब है, जब मैंने यहां पे 2 लिया तो उस टाइम जो स्ट्रेट लाइन आ गई, वो जो ग्राफ आ गया वो भी स्ट्रेट लाइन था। पहले जो ग्राफ था वो भी स्ट्रेट लाइन था, अब जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क है, वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। x का वैल्यू 0 पे 3 इंटू 0, 0, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये हो 3 इंटू 2 हो गया 6। दैट मींस y3 का, यहां पे y3 है बेटा, y3 का वैल्यू 6 हो गया जब x का वैल्यू, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के लिए ये वाला ग्राफ, ये वाला टेबल। इसी तरह x का वैल्यू 4 पे y का वैल्यू 12, 3 4s are 12, x का वैल्यू 6 पे y का वैल्यू 18। अब मैं बेटा इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0, पहला पॉइंट। x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 6 है, ये वाला पॉइंट। x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 12 है, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 18 है, दैट मींस ये वाला पॉइंट। दैट मींस ये तीनों इक्वेशंस, 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तीनों लाइंस स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। ये यहां पे ओरिजिन है, ये तीनों स्ट्रेट लाइंस
ये तीनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं और ये तीनों स्ट्रेट लाइंस में फर्क क्या है, आप देखिए इनका स्लोप डिफरेंस है। इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप मींस चढ़ाई कितनी है। देखिए बेटा यहां पे तो ऐसे, मेरे हाथ को देखिए, यहां पे चढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है, यहां पे थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई बढ़ जाती है, चढ़ाई बढ़ जाती है। दैट मींस जो स्लोप है वो चेंज होता है जब हम इस फैक्टर को चेंज करते हैं, जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है बेटा, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे अगर 1 2 3 4 इनको जनरलाइज करके यहां पे एक नंबर लिखे m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो m है इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है ये जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, ये एक इक्वेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है और m का वैल्यू डिफाइन करता है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। बात समझ में आ रही ना? यानी स्लोप का क्या मतलब है बेटा, x का, y का वैल्यू x के साथ कैसे चेंज होता है। देखिए बेटा यहां पे भी x का वैल्यू सेम है 0 2 4 6, यहां पे भी x का वैल्यू सेम है 0 2 4 6, यहां पे भी x का वैल्यू सेम है 0 2 4 6, लेकिन y के वैल्यूज आप देखिए बेटा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, तीनों में सेम है। यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 12, यहां पे 6, यहां पे 12, यहां पे 18। x के वैल्यूज बेटा अगरचे सेम है लेकिन y के वैल्यूज डिफरेंट है। इसका यह मतलब है ये जो फैक्टर है ये डिसाइड करता है कि y का क्या वैल्यू होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यानी ये दिखाता है कि वैल्यू ऑफ y कैसे चेंज होता है जब x का वैल्यू चेंज होता है। इसीलिए हम इसको स्लोप बोलते हैं और स्लोप को बेटा m से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे जाते हैं। तो दैट मीन्स स्लोप क्या होता है, स्लोप का हम अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, आपके पास अगर कोई भी ग्राफ है, ये इस ग्राफ का y एक्सिस है, ये इस ग्राफ का x एक्सिस है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, यहीं पे आपको बेटा स्लोप समझ में आएगा। ये इस ग्राफ का y एक्सिस है, ये इस ग्राफ का x एक्सिस है, कोई भी ग्राफ। इसमें जब आप x चेंज करते हैं तो y चेंज होता है। देखिए बेटा, ये यहां से x चेंज होता है और यहां से y चेंज होता है। देखिए बेटा, यहां पे अगर वैल्यू ऑफ x का x1 है, x का कोई वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है, दैट मींस ये वाला पॉइंट आता है। यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x वी गेट सम वैल्यू ऑफ y। जैसे अभी मैंने इक्वेशंस की थी, हर किसी वैल्यू ऑफ x पे कोई वैल्यू ऑफ y है। इसी तरह बेटा हम x को चेंज करते हैं और x का वैल्यू फाइनली x2 बन जाता है और उस टाइम y का वैल्यू क्या बनता है, y2। यहां पे x का वैल्यू, इस ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं। इस a पे इसकी लोकेशन जो है ये है x1 y1, यानी x1 और y1, और ये जो पॉइंट है ये है x2 y2। अब स्लोप का मतलब क्या है बेटा? स्लोप का मतलब है कि जब हम x चेंज करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y है वो कैसे चेंज होता है, स्लोप का वही मतलब है। यानी चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, हाउ मच y चेंजेस व्हेन वी चेंज x। तो चेंज इन y क्या होगा बेटा? देखिए ये तो पहले इनिशियली y का वैल्यू है, ये y1, ये y1 है। बात समझ में आ रही ना? इतना पहले y1, ये y1 और ये y2 हो गया, फाइनली y2, ये हो गया बेटा y2। तो डिफरेंस कितनी है y1 और y2 में? डिफरेंस तो बेटा ये है ना, डिफरेंस तो बेटा ये है ना, डिफरेंस इज दिस y1 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। इतना डिफरेंस है। पहले y1 इतना था x1 पे y1 इतना था, x2 पे y2 इतना है, तो डिफरेंस इतनी है y2 माइनस y1। दैट मींस ये पार्ट, दिस इज y2 माइनस y1। x में कितनी डिफरेंस है? पहले तो x1 इधर था, यहां तक था, और अब x2 इधर तक है।
तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है बेटा वो है ये x2 माइनस x1, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये डिफरेंस इन x है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये है x2 माइनस x1। तो स्लोप हमें क्या बोलता है कि y कैसे चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सो चेंज इन y क्या है y2 माइनस y1 और चेंज इन x क्या है x2 माइनस x1, यानी y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू और यह है x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू। आप देखिए बेटा ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, तो डिफरेंस कितना है x2 और x1 में, वो है x2 माइनस x1। इसी तरह y2 और y1 में क्या डिफरेंस है, वो है y2 माइनस y1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x वो हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए बेटा ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ना, ये इस ट्रायंगल का बेस है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम थीटा ऐसे ले लें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये तो बेस हो गया, तो यही टेंजेंट ऑफ थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट ऑफ थीटा है ना, तो यही स्लोप है ना बेटा। तो दैट मींस स्लोप को हमने जो m से रिप्रेजेंट किया वो स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा हम एंगल लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होता है, ये चेंज इन y y2 माइनस y1 डिवाइड बाय चेंज इन x, तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही स्लोप हो गया। तो बेटा आज से आप याद रखेंगे जो स्लोप है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, यहां पे आप थीटा निकाल दीजिए, यहां पे अगर आपको थीटा पता होगा, इस थीटा का टेंजेंट ऑफ थीटा अगर आपको पता होगा तो अगर आप निकाल सकते हो तो वो इस लाइन का स्लोप हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है ना, ये तो आसान है, अगर थीटा का कोई भी वैल्यू होगा टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपको पता होगा या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास पता है, तो दैट मींस आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही ना, चलिए ठीक है आगे जाते हैं। ठीक है ये अब मैं स्लोप को और एक्सप्लेन करने की कोशिश यहां पे करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। देखिए बेटा ये पहले वाली ही 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, यहां पे y इक्वल टू x है, यहां पे y इक्वल टू 2x है, यहां पे y इक्वल टू 3x है। जो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था वही 3 स्ट्रेट लाइंस मैंने फिर से ली है। अब मैं यही जो टेंजेंट ऑफ थीटा का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करूंगा। देखिए पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये y इक्वल टू x है, और ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x, और ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा, ये y इक्वल टू 3x। देखिए बेटा तो पहली वाली स्ट्रेट लाइन का इसका स्लोप अगर मैं निकालूं बेटा, देखिए ध्यान रखिए पूरा, पहली वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1, इसको मैं टेंजेंट ऑफ थीटा 1 से लिखूंगा। दैट मींस अगर ये वाला एंगल मैं यहां पे देखूंगा, ये थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 1, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, आपको पता है स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है बेटा, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। देखिए बेटा मैं यहां पे x के कोई भी 2 वैल्यूज चूज करूंगा, उसमें देखूंगा कि y कितना चेंज हुआ है। देखिए पहले वाले कंडीशन में जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x वाली स्ट्रेट लाइन, आप देखिए बेटा x2 को 6 लिया है और x1 को 4 लिया है। दैट मींस x2 को 6 लिया है, ये वाले पॉइंट को x2 लिया है और इस वाले पॉइंट को x1 लिया है। दैट मींस x2 इज 6, x1 इज 4। आप देखिए y में कितना चेंज हुआ है, देखिए x2 पे y का वैल्यू, मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं अभी, यहां पे y2 का क्या वैल्यू है, ये 6 है, और y1 का यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू ये तो 4 है। दैट मींस y2 माइनस y1 भी 6 माइनस 4 ही होगा। दैट मींस इसका स्लोप जो है ये 1 है। दैट मींस इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो 1 है, यानी m का वैल्यू यहां पे 1 है, जो हमने पहले ही बताया है। अब मैं ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। इसी तरह बेटा ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये ब्लू वाली स्ट्रेट लाइन, चलिए इसके लिए मैं ये वाला कलर चूज करूंगा, तो यहां पे मैं θ2 ये वाला लूंगा, θ2 ये वाला लूंगा। सो दैट मींस इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप m2 से अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो टेंजेंट ऑफ θ2 होगा,
इसमें भी दो वैल्यूज ऑफ कोई भी रैंडमली बेटा आप दो वैल्यूज ऑफ एक्स चूज कर सकते हैं, तो उन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे वाई के वैल्यूज देख सकते हो। यहां पे भी चलिए x2 को 6 लिया है और x1 को 4 लिया है, तो x2 पे y2 का वैल्यू दैट मींस ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू कितना है बेटा, ये 12 है। इसी तरह x1 मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन अभी देख रहा हूं बेटा, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 का क्या वैल्यू है बेटा, 8 है। दैट मींस ये 12 माइनस 8, x2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 4 है, तो 12 माइनस 8 तो ये 2 आ गया। दैट मींस इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 आ गया बेटा। इसी तरह थर्ड वाली स्ट्रेट लाइन जो एक ग्रीन वाली स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसमें अगर आप देखेंगे x2 को फिर से 6 लिया है, 6 तो यहां पे y2 का वैल्यू जो है y2 का वैल्यू 18 है। दैट मींस y2 का वैल्यू 18 है और x2 का वैल्यू 12 है, x2 का वैल्यू बेटा 12 है, y2 का वैल्यू 12 है, y1 का वैल्यू 18 है, y2 का वैल्यू 18 है, y1 का वैल्यू 12 है और x2 का वैल्यू 6 है, x1 का वैल्यू 4 है। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ये आता है बेटा 3। तो बेटा आपने देखा कि ये तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन इनके स्लोप्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि जो टेंजेंट ऑफ थीटा है, अगर थीटा बढ़ता है तो टेंजेंट थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा निकालेंगे या इन टर्म्स ऑफ दीज पॉइंट्स निकालेंगे, तो आप दोनों तरीके से बेटा स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। एक और चीज मुझे बोलना है बेटा यहां पे, वो ये है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ले, इसमें सपोज ये वाली स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 1 है, आप देखिए बेटा इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे थीटा का वैल्यू ये है तो ये स्लोप है। अगर मैं यहां पे देखूं थीटा का वैल्यू ये है बेटा, ये भी ये थीटा और ये थीटा सेम है। अगर मैं यहां पे देखूं थीटा का वैल्यू, थीटा ये है, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, दैट मींस टेंजेंट ऑफ थीटा, यहां पे टेंजेंट ऑफ थीटा, यहां पे टेंजेंट ऑफ थीटा। दैट मींस ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसी तरह ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप भी कांस्टेंट है। इसी तरह ये वाली स्ट्रेट लाइन हर जगह, हर तीनों स्ट्रेट लाइंस जो है अलग अलग, इनके स्लोप्स कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस इसका एक स्लोप है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का दूसरा स्लोप है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का तीसरा स्लोप है, लेकिन हर किसी का स्लोप कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है। आप बेटा इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, आप दो पॉइंट्स चूज करो। सपोज मैंने 4 और 6 चूज किया, इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने स्लोप देखा, ये हो गया x1, ये हो गया बेटा x2, तो ये हो गया यहां पे y2, ये हो गया y1। जरा बेटा आप स्लोप निकालिए, y2 क्या है यहां पे 6 और y1 क्या है बेटा 2 है, और x2 क्या है 6 और x1 क्या है 4, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 4, ये हाँ, x2 क्या है 6, y2 क्या है x2 क्या है 6, y2 क्या है बेटा, y2 6 है। सो y2 6 है, y1 बेटा 4 है, यहां पे y1 इज 4। तो ये हो गया बेटा 6। देखिए आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप बेटा यहां पे स्लोप निकाल दीजिए, आप ये दो पॉइंट चूज करिए, ये पॉइंट, तो दैट मींस ये हो गया x2 क्या है, x2 इज 4, y2 क्या है, x1 क्या है 2, तो y2 क्या है, y2 इज 4 और y1 क्या है, y1 2 है, तो 4 माइनस 2 ये हो गया 2/2, ये हो गया 1। तो दैट मींस यहां पे इसका स्लोप 1 आ गया। जरा बेटा आप इन दो पॉइंट्स के बीच में आप स्लोप देखिए, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। आप बेटा यहां पे इसका स्लोप निकालने की कोशिश कीजिए, ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, तो दैट मींस ये हो गया 8 माइनस 6, x2 माइनस x1, ऊपर क्या होगा y2 माइनस y1, y2 क्या हो गया 8 और y1 क्या हो गया, y2 हो गया 8
और y1 हो गया 6, सो ये भी हो गया 1। दैट मींस इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बेटा हर जगह कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ये स्लोप 0 भी हो सकता है, ये स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है। चलिए पहले हम देखेंगे बेटा पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, व्हाट इज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप, आप ये वाली स्ट्रेट लाइन देखिए बेटा, आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ये आपको बेटा पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलिए बेटा दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। पहली बात, ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है और दूसरा आती है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पे ऑरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, एक तो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा आती है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को छोड़िए, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, तो तीसरे क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है बेटा, ये पॉजिटिव होता है। अगर हम थीटा ऐसे लेते हैं, ये थीटा यहां पे टेंजेंट ऑफ थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। और टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऐड शुगर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है। इसका यह मतलब है, अगर ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा और इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा। दैट मींस ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया कि इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, टेंजेंट थीटा हमें इसका स्लोप देता है। तो दैट मींस ये दो क्वाड्रेंट्स में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, तो यहां पे स्लोप बेटा पॉजिटिव होगा। दूसरा तरीका बेटा इसको निकालने का क्या है, हम पहले क्वाड्रेंट में इसका स्लोप निकालेंगे। जैसे आपको पता है y2 माइनस y1 स्लोप किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलिए बेटा पहले क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज ऑफ x लेते हैं। सपोज मैं x1 को यहां पे लू 1 और x2 को लू 2, सो दैट मींस x2 मैंने 2 लिया और x1 मैंने 1 लिया। x2 माइनस x1 मुझे निकालना है। x2 को 2 लिया, x1 को 1 लिया, तो y2 क्या होगा बेटा, y2 क्या होगा, y2 यहां पे आपको पता है this is the value corresponding to x2, that is 4 minus what is the value of y corresponding to this point, this is 2, so this is 2, so that is 2 by 1, that means 2, तो 2 तो पॉजिटिव आ गया ना। दैट मींस ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है, ये इसका स्लोप बेटा जो है वो पॉजिटिव है। अब मैं इस वाले क्वाड्रेंट में देखूंगा, इसमें चलिए यहां पे भी बेटा मैं दो पॉइंट्स चूज करूंगा। एक मैं लेता हूं इसमें -2 और दूसरा मैं लेता हूं -1। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट मींस x2 को मैंने लिया -2, x2 को मैंने लिया -2 और -1, क्योंकि मुझे x2 माइनस x1 निकालना है। x2 यहां पे -2 है, x1 यहां पे -1 है, तो माइनस तो फॉर्मूला का आ गया। इसी तरह मुझे ऊपर लिखना है y2 माइनस y1। y2 कौन सा वैल्यू आ गया, y2 इज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस माइनस। बात समझ में, वो बेटा आ गया ना -4, तो ये आ गया -4 माइनस, और y1 कौन सा वैल्यू आ गया जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, ये बेटा है ना -2, सो दैट मींस 4 माइनस -2, तो ये किसके बराबर आ गया, ये -2 बाई -1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2, दैट मींस ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप भी बेटा पॉजिटिव है। तो दो तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि स्लोप कैसे पॉजिटिव
हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे जाते हैं। अब देखते हैं स्लोप कैसे नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बेटा, लेट्स गो अहेड। आपको पता है बेटा, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें तो साइन थीटा और कोसाइन थीटा पॉजिटिव है, और टेंजेंट थीटा इसमें बेटा नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, हमें टेंजेंट से काम है, तो टेंजेंट थीटा इसमें नेगेटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में भी बेटा टेंजेंट ऑफ थीटा जो है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव है। नो इस वाले क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव है। टेंजेंट ऑफ थीटा पॉजिटिव इसमें है और इसमें है, और टेंजेंट ऑफ थीटा नेगेटिव इसमें है और इसमें है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि जो स्लोप है वो हम टेंजेंट ऑफ थीटा से निकालते हैं, तो दैट मींस टेंजेंट ऑफ थीटा इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो इसमें इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, इस वाली लाइन का जो बेटा स्लोप होगा वो भी नेगेटिव होगा। अब हम पॉइंट्स की फॉर्म में देखेंगे कि स्लोप रियली नेगेटिव है या नहीं है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस वाले क्वाड्रेंट में सपोज मैं पॉइंट चूज करूंगा, x का वैल्यू, x2 का वैल्यू -2, x1 का वैल्यू -1, सो दैट मींस ये हो गया -2 माइनस -1, और y का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वैल्यू वो आएगा 4, और ये आएगा y2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। सो ये हो गया 4 - 2 -1, ये -2 के बराबर हो गया बेटा। तो स्लोप जो है उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, दैट मींस ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप नेगेटिव है। इसी तरह बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में आप दो वैल्यूज ऑफ x चूज करिए। सपोज यहां पे भी मैंने x का वैल्यू चूज किया है 2, और x2 का वैल्यू चूज किया है 2, x1 का वैल्यू चूज किया है 1। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y2 का वैल्यू है वो -4 है, दैट मींस -4 माइनस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो है -2, -4 माइनस -2, तो ये -2 आता है, और x2 माइनस x1 दैट मींस 2 - 1, तो ये -2 आता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि ऐसे इस वाले तरीके से भी जो इस वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, इनका स्लोप बेटा नेगेटिव आता है। चलिए ठीक है, आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे जीरो स्लोप। जीरो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा का वैल्यू 0 होगा। टेंजेंट थीटा का वैल्यू 0 कब होगा बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा कब 0 होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो अगर आप ये वाली स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो मैंने यहां पे बनाई है, आप यहां पे देख सकते हो बेटा, इसका अगर मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये तो 0 एंगल बनाती है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा का वैल्यू 0 है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा 0 है, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 है। या दूसरे तरीके से अगर आप देखेंगे, स्लोप होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए बेटा, दो पॉइंट्स लेते हैं x1 और x2, यानी x1 मैंने लिया, x2 मैंने लिया 2, और x1 मैंने लिया 1, और y2 का वैल्यू बेटा यहां पे 2 है, और y1 का वैल्यू भी 2 है, दैट मींस 2 - 2, तो इसका स्लोप बेटा 0 हो गया। बात समझ में आ रही ना। सो दिस इज द ग्राफ, ये जो रेड लाइन से मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये एक ग्राफ ऐसा है जिसका स्लोप बेटा 0 है। बात समझ में आ रही ना। चलिए ठीक है बेटा, आगे जाते हैं। अभी तक जितने भी ग्राफ्स मैंने आपको बताए, वो सारे ग्राफ्स में एक प्रॉपर्टी थी कि वो सारे ग्राफ्स थ्रू सेंटर पास होते थे। y इक्वल टू mx एक ऐसा ग्राफ है, y इक्वल टू 1x 2x 3x या y इक्वल टू mx, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और m जिसका स्लोप है। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है बेटा, ये एक इक्वेशन है, जरा हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें एक साइड पे x लिखते हैं और दूसरे साइड पे y लिखते हैं। जरा बेटा इसका ग्राफ देखिए, अगर x का वैल्यू -2 है, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया, -4 + 4 0 आ गया, दैट मींस x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 0 -2 पे y का वैल्यू 0 आ गया। जरा x का वैल्यू -1 देंगे तो ये आ गया -2 + 4, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह x इक्वल टू 0 यानी 2 इंटू 0 + 4, और इसी तरह 1, यहां पे 1 का वैल्यू देंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। इसमें x का वैल्यू सिंपली ये वैल्यूज पुट करिए बेटा, तो ये y के वैल्यूज होते हैं। जरा इस ग्राफ को बेटा प्लॉट, इस टेबल को, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है
वो है 2 0, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0 आ गया ना बेटा, ये वाला पॉइंट। इसी तरह दूसरा पॉइंट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, यानी 0 पे वैल्यू 4 है y का वैल्यू। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 6 है, x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 8 है। बात समझ में आ रही ना? तो हमने बेटा क्या देखा, ये एक ऐसा ग्राफ है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं होती है। इससे पहले जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ी वो सब ऑरिजिन से पास होती थी। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं होती है, बल्कि ऑरिजिन से ऊपर या ऑरिजिन से नीचे पास होगी। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, जो ये 2 है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी y इज इक्वल टू mx। और ये जो 4 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x इक्वल टू 0 पे y का क्या वैल्यू है। देखिए बेटा, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 0 पे बेटा y का वैल्यू 4 है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि x इक्वल टू 0 पे y का क्या वैल्यू होगा। इसको बेटा बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कितना है बेटा, 4 है, 0 to 4, यानी ये जो ये वैल्यू यहां पे है, दिस शोज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बात समझ में आ रही ना? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m, and what is this c? This c is the intercept on y axis, यानी y axis को इस स्ट्रेट लाइन ने कहां पे कट किया हुआ है, इंटरसेप्ट किया हुआ है। सो जो y है, this represents the intercept on this c represents the intercept on y axis। ये बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो c है ये क्या है, this is the intercept on y axis। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं होती है, बल्कि y एक्सिस को ऑरिजिन के बगैर कहीं और पे कट करती है। कहां पे कट करती है y एक्सिस को, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। दैट मींस जनरल इक्वेशन जो है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, c रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट करती है, तो ये हो गया बेटा इसका इंटरसेप्ट। बात समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। ये कुछ ग्राफ्स हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इंटरसेप्ट का अच्छे से समझ में आएगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। देखिए बेटा, ये वाली स्ट्रेट लाइन आप देखिए, इसका टैन ये थीटा है, तो स्लोप इसका क्या होगा बेटा, क्योंकि ये जो ये थीटा है ये एक्यूट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है थीटा, 0 से 90 आता है ये थीटा, 0 से 90 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप बेटा पॉजिटिव होगा। और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है। ये अगर 0 है, ये -y है, तो ये +y है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये +y की तरफ है। दैट मींस इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है। दैट मींस जो फिगर फर्स्ट है इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी ये स्ट्रेट लाइन कहां पे y एक्सिस को कट करती है, कहां पे कट करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। ये वाली स्ट्रेट लाइन देखिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन देखिए बेटा, अगर यहां पे एंगल बनाए तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है ये। बात समझ में आ रही ना? यानी 90 to 180 आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल आता है, 90 से ऊपर है। तो आपको पता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा नेगेटिव आता है। बात समझ में आ रही ना? तो इस वाले ग्राफ का टेंजेंट थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव है। आप देखिए इंटरसेप्ट कहां पे है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ऊपर प्लस डायरेक्शन में कट करती है, तो इंटरसेप्ट बेटा इसका पॉजिटिव है। इसी तरह बेटा ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन को देखिए, अगेन जो थीटा है ये एक्यूट है, दिस इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो दैट मींस स्लोप इसका पॉजिटिव है। लेकिन इंटरसेप्ट
ये वाली स्ट्रेट लाइन वाई एक्सीस को कहां पे कट करती है, यहां पे कट करती है। यहां अगर जीरो है, यहां पे माइनस वाई एक्सीस है, तो इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो ये तीन केसेस हो गए बेटा जहां पे आपने अच्छे से इंटरसेप्ट को समझा और इसके स्लोप को समझा। चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। ठीक है, ये जनरल एक चार कंडीशंस हैं जहां पे पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और देखिए बेटा, ये पॉजिटिव स्लोप है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये नेगेटिव स्लोप है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जीरो स्लोप है क्योंकि टेंजेंट ऑफ जीरो है, और ये अनडिफाइंड स्लोप है। आप देखिए बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा स्लोप होता है, तो थीटा बेटा यहां पे क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ये लाइन जो है ये 90 डिग्री बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट ऑफ 90 आपको पता है साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90। कॉस 90 आपको पता है साइन 90 बाय 0। ये हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस स्लोप को बोलते हैं बेटा इट इज एन अनडिफाइंड स्लोप, इट इज एन अनडिफाइंड स्लोप। ठीक है ना बेटा, चलिए ठीक है, ओके बेटा। अब आप लोगों ने अभी तक देखा वो सिर्फ वो ग्राफ्स देखे जिनमें स्लोप कांस्टेंट था। स्लोप कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की y इक्वल टू mx या y इक्वल टू mx प्लस c, जो m है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहता था। अब हम एक ऐसा ग्राफ को स्टडी करेंगे जहां पे बेटा स्लोप चेंज होता है। लेट अस सी कि इस वाले ग्राफ में स्लोप चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है बेटा, ये एक ग्राफ है, ये प्लस प्लस वाई एक्सीस है, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स एक्सीस है, ये वाई एक्सीस 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्सीस 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा, हम इन पॉइंट्स को, या एक पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1 और इसका वैल्यू है 0.125, ये पॉइंट है 2, इसका वैल्यू है y का वैल्यू 0.5 यानी आधा। इसी तरह ये पॉइंट 3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। इसी तरह पॉइंट 4 पे y का वैल्यू 2 है, यानी 4 पे y का वैल्यू 2 है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह 5 पे और 6 पे। जरा बेटा मैं इस ग्राफ का डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप निकालूंगा, डिफरेंट पोजीशंस पे स्लोप निकालूंगा। दो तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए हम देखेंगे इसका स्लोप फ्रॉम 2 to 4, यानी यहां से यहां तक हम देखेंगे स्लोप, यानी ये x2 वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू x1 होगा। जरा बेटा स्लोप देखिए, स्लोप कैसे निकालते हो आप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जरा बेटा देखिए, यहां पे 4 पे y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू है 2, और 2 पे y का वैल्यू क्या है बेटा, 2 पे y का वैल्यू है 0.5। जरा बेटा निकालिए y2 माइनस y1। आपको स्लोप निकालने का तरीका पता है ना बेटा, स्लोप निकालने का तरीका आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए y2 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 0.5 है, x2 का वैल्यू 4 है, x1 का वैल्यू 2 है। तो आप जब आपने इसको सॉल्व किया तो 0.75 आ गया। दैट मींस यहां पे जो स्लोप है इस वाले सेगमेंट का वो 0.75 है। ये मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक्चुअली स्लोप हर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। इसी तरह अब हम स्लोप देखेंगे 4 to 6, यानी यहां से यहां तक। इसके लिए मैं दूसरा कलर चूज करूंगा, 4 to 6, 4 to 6। चलिए बेटा, तो यहां पे x2 जो है ये 6 है और x1 जो है ये 4 है। y2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, ये होगा 6। जब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 4.5 है। ये टेबल से आप वैल्यूज निकाल दीजिए। और जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है, दैट मींस y2 माइनस y1 आएगा 4.5, y2 माइनस y1 4.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट मींस दिस, इसका वैल्यू आता है 1.2। दैट मींस पहले हमने स्लोप देखा था इस वाले रीजन में, अब हमने स्लोप देखा इस वाले रीजन में, दूसरे इस वाले रीजन में। तो यहां पे आपने क्या देखा बेटा, जो स्लोप है वो चेंज होता है, बल्कि इंक्रीज हो जाता है। ये जो स्लोप है बेटा ये इंक्रीज हो जाता है। आप इसको बेटा दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे यहां पे स्लोप निकालना है मुझे, इस वाले पॉइंट पे, यहां पे मैं देखूंगा, यहां पे सपोज थीटा 1 है,
तो यहां पे स्लोप आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा 1। अगर आप बेटा यहां पे जाएंगे, यहां पे आप देख रहे हो जो थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, यहां पे थीटा का वैल्यू इतना था, यहां पे थीटा का वैल्यू बढ़ गया है, तो दैट मींस ये थीटा 2 है। आप यहां पे ऐसे भी देख सकते हो जो थीटा 2 का वैल्यू है वो थीटा 1 से ज्यादा है, तो यहां पे स्लोप होगा टेंजेंट ऑफ थीटा 2 होगा ना बेटा। इसी तरह अगर आप यहां पे स्लोप निकालेंगे बेटा, यहां पे, तो यहां पे थीटा और बढ़ जाता है, यहां का वैल्यू है थीटा का वैल्यू है थीटा 3 और यहां पे स्लोप है टेंजेंट ऑफ थीटा 3। आप यहां पे बेटा देख सकते हो जो थीटा 3 है वो थीटा 2 से ज्यादा है और थीटा 1 से ज्यादा है। दैट मींस थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। दैट मींस टेंजेंट ऑफ थीटा 3 इज ग्रेटर देन, क्योंकि अगर थीटा ज्यादा होता है टेंजेंट थीटा भी ज्यादा होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ थीटा 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप उससे कम है, यहां पे स्लोप सबसे कम है। बात समझ में आ रही ना। तो ये एक एग्जांपल हो गई बेटा जहां पे आपने देखा एक ग्राफ है जिसका स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है, लेट अस सी। अब ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं जिनके स्लोप्स वेरिएबल हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, अब मैं इसमें और तफसील से बताऊंगा। चलिए बेटा, ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ यहां पे ये वाला है। चलिए मैं ग्राफ को ही हाईलाइट करूंगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहां पे पॉइंट पी है। हमें बताना है कि यहां पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप निकालने के लिए अगर एक कर्व है तो वहां पे एक टेंजेंट प्लॉट कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो बेटा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। अब इस टेंजेंट का स्लोप देखना है। आप देखिए टेंजेंट का स्लोप थीटा लेस देन 90 डिग्री है। ये थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो बेटा नेगेटिव आएगा, वो बेटा पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस ये वाला, ये इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है बेटा ये पॉजिटिव है। इसी तरह आप देखिए बेटा, ये कर्व ऐसे है, पॉइंट यहां पे है। अगेन मैं एक टेंजेंट प्लॉट करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का देखूंगा स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि थीटा यहां पे भी एक्यूट है, लेस देन 90 है, तो स्लोप यहां पे भी पॉजिटिव होगा। तो इस वाले केस में भी स्लोप पॉजिटिव है। आप बेटा यहां पे देख लीजिए। अब ये वाला कर्व ऐसे, इसमें आप देख सकते हो बेटा ये वाला कर्व है, ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूंगा ऐसे। ये टेंजेंट देखिए बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी थीटा ग्रेटर देन 90। जब थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होगा तो उसमें बेटा टेंजेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 तक, इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव है। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। सो दैट मींस ये जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो टेंजेंट यहां पे नेगेटिव है। दैट मींस स्लोप यहां पे नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह बेटा ये वाला पॉइंट, इस पे भी अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो इसमें भी जो स्लोप है, जो ये एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 है, तो इसमें भी स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो बेटा आपको देखना है जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टेंजेंट देखिए वो एंगल क्या बनाता है, और उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए ठीक है बेटा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये एक कर्व है, ये कर्व है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स हैं इस कर्व पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप देखिए बेटा इसका स्लोप देखिए, पॉइंट ए पे अगर टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट ये आएगा, तो थीटा 1 आएगा जो अलग से बनाया है, यहां पे थीटा 1। इसी तरह अगर यहां पे टेंजेंट डालेंगे तो थीटा 2 ये वाला आएगा, तो ये थीटा 2 ये वाला है। इसी तरह अगर आप यहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो थीटा 3 ये वाला आएगा। बात समझ, ये यहां पे बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही ना।
पहले इसको मैं इरेज करता हूं, ये यहां पे बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हो बेटा, ये वाला कर्व जो है यहां पे θ1 है, यहां पे θ2 है, यहां पे θ3 है। आप देख रहे हो बेटा θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, यानी थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर थीटा इंक्रीज होता जा रहा है तो टेंजेंट ऑफ थीटा बेटा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर टेंजेंट ऑफ थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू सी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। बात समझ में आ रही ना बेटा? इसी तरह बेटा डिक्रीजिंग स्लोप, ये कर्व है। अगर आप बेटा यहां पे यहां पे बेटा आप टेंजेंट डालेंगे तो थीटा, इसी तरह यहां पे टेंजेंट डालेंगे थीटा ये होगा, इसी तरह यहां पे टेंजेंट डालेंगे तो थीटा ये होगा, ये θ2 होगा, θ1 θ3। आप देखिए बेटा θ1 θ2 से ज्यादा है और θ3 से भी ज्यादा है, यानी यहां पे थीटा कम होता जा रहा है। तो दैट मींस ये पॉइंट ए पे टेंजेंट डाला हुआ है, दिस इज द टेंजेंट ऑन पॉइंट ए, तो θ1। ये पॉइंट बी पे टेंजेंट डाला हुआ है θ2, और ये पॉइंट सी पे टेंजेंट डाला हुआ है θ3। आप यहां पे देख सकते हो बेटा θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, θ1 ग्रेटर देन θ2, सो टेंजेंट ऑफ θ1 ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ θ2। इसी तरह स्लोप यहां पे सबसे ज्यादा स्लोप है, इसके बाद यहां पे है, यहां पे सबसे कम स्लोप है। दैट मींस यहां पे स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है फ्रॉम ए टू सी। बात समझ में आ रही ना बेटा? चलिए ठीक है। सो फिजिक्स में अक्सर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स यूज होते हैं, और आप लोगों को इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये बहुत ज्यादा एग्जांपल्स फिजिक्स में है, तो मैंने यहां पे एक दो एग्जांपल्स कोट की हैं। चलिए देखते हैं बेटा। F is equal to ma. Force is directly proportional to acceleration. Force is equal to mass into acceleration. तो mass यहां पे कांस्टेंट है, तो force is directly proportional to acceleration. ये एक इक्वेशन है। इसी तरह लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी। मास अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। आप देखिए अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये y है और ये c है, तो ये m इंटू x है। दैट मीन्स x जो है t है, दैट मीन्स अलोंग x एक्सिस t प्लॉट करते हैं, अलोंग y एक्सिस v प्लॉट करते हैं। दैट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी ये यहां पे x है, ये यहां पे y है। दैट मीन्स ये यहां पे y है और ये यहां पे x है, और ये तो c होगा बेटा और ये होगा x, ये होगा m। दैट मीन्स अगर ये ऐसे ग्राफ हैं, डिस्प्लेस यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे टाइम है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दिस विल बी द इंटरसेप्ट, ये दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी। और इसी तरह इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल गिव अस एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन m के बदले हैं, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा वो एक्सेलरेशन है। ये हम काइनेमैटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए बेटा, फिजिक्स में एक तो डायरेक्टली एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें स्ट्रेट लाइन आता है, और हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहां पे क्या होगा बेटा। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी y है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये फिजिकल क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे आप इस वाली इक्वेशन में देखेंगे F इज इक्वल टू एम ए, यानी A इज इक्वल टू F बाई एम, यानी अगर मास बढ़ेगा, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, जितना मास बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो ऐसे फिजिकल फिनोमिना को
हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दैट मींस x y, अगर ये x यहां पे आएगा तो x y ये एक कांस्टेंट के बराबर होगा, या आप यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x। तो ये x y किसके बराबर आएगा बेटा? कांस्टेंट के बराबर। दैट मींस यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज किया हुआ है। तो फाइनली बेटा इक्वेशन ये आएगी x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या x इक्वल टू कांस्टेंट y इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x। तो बेटा आप देखो इसमें ग्राफ्स दो कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। देखिए बेटा अच्छे से समझ लीजिए, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के, उस टाइम जो ग्राफ आता है ये हाइपरबोला का एक स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें तब काम आता है जब फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कम हो जाता है। देखिए बेटा अगर हम इस c के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, देखिए अब तो इक्वेशन आ गई ये y इज इक्वल टू सी बाई एक्स। अब हम c के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। सपोज पहले वैल्यू लेंगे, इस c का वैल्यू लेंगे पहले 1। c का पहले वैल्यू मैंने इस ग्राफ में प्लॉट किया है, जो मैंने खुद प्लॉट किया हुआ है, इसका वैल्यू 1 लिया है। तो ग्राफ बेटा ये वाला आता है, जो ये ब्लू लाइन है ये वाला ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ आप देख रहे हो बेटा। यहां पे x का कुछ वैल्यू है तो y का वैल्यू इतना ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू कम होता है, आगे बढ़ते हैं x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू और कम होता है, x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू कम हो जाता है, x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू कम होता है। तो दैट मींस ये जो ये y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, c का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया है तो उस टाइम ग्राफ ये वाला आता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी जब एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू चेंज करने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कम होता है तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। यहां पे मैंने c के डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब मैंने x का वैल्यू c का वैल्यू दिया है 2, दैट मींस y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो ये ग्राफ ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ है। जब मैंने x का वैल्यू दिया है, जब मैंने c का वैल्यू 2 दिया हुआ है, दैट मींस c का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ग्राफ तो ये वाला है। दैट मींस ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन डिफरेंट है। जो पहले वेरिएशन थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह अगर आप c का वैल्यू और चेंज करेंगे तो ये ग्राफ का थोड़ा सा शेप बदल जाता है, ये ग्राफ ऐसे आता है। बात समझ में आ रहे हैं? यानी पहले x चेंज करने से y अब्रप्टली चेंज होता था, अब थोड़ा सा कम अब्रप्टली चेंज होता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो अगर आप देखते हो ये वाला क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसे आता है। क्योंकि यहां पे y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दैट मींस माइनस y इज इक्वल टू माइनस सी बाई एक्स। यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, सो दैट मींस आप देखिए बेटा ये माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा तो y इक्वल टू सी बाई एक्स ही आएगा। दैट मींस ये वाला क्वाड्रेंट है जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। दैट मींस ये जो इक्वेशन है ये एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है जो इस वाले क्वाड्रेंट में आता है। क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कैंसिल होके इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। दैट मींस y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यहां ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। क्योंकि या इन दो क्वाड्रेंट्स में अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y भी बेटा नेगेटिव है। सो आप लोगों ने
अच्छे से देखा होगा बेटा कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करने से कम हो जाती है तो उसका ग्राफ हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बेटा, अब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है तो उस टाइम क्या होगा बेटा? देखिए बेटा, अब यहां पे सपोज y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो ये वाला किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए, इसमें x नेगेटिव है और y बेटा पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y बेटा नेगेटिव है। इसमें x नेगेटिव था, y पॉजिटिव था। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो दैट मींस ये जो y इज इक्वल टू -c/x, ये वाला ग्राफ बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा या इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो आपने पहले देखा बेटा कि आपने x को चेंज किया, आपने x को बढ़ाया तो y का वैल्यू कम हो जाता है। अब हम देखेंगे बेटा इसमें भी वैसा होता है कि नहीं होता है। देखिए बेटा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप x को बढ़ा रहे हैं, x बढ़ाना का मतलब है मैंने एरो ऊपर की तरह, तो अगर आपने x को बढ़ाया, ठीक है, x को आपने बढ़ाया तो c/x घट गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। अगर x को बढ़ाया c/x का वैल्यू कम हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड है, तो x का वैल्यू जितना बढ़ाओगे तो c/x का वैल्यू कम हो जाएगा। तो c/x का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन है। आप मुझे बेटा बताइए -3 ज्यादा है या -8 ज्यादा है? -3 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? देखिए बेटा क्या मतलब है, x का वैल्यू बढ़ गया, c/x का वैल्यू घट गया, माइनस करने से इसका वैल्यू बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? चले हम इस ग्राफ पे बेटा देखते हैं। जैसे मैं x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू इधर बढ़ता है, इधर के साइड में x का वैल्यू बढ़ता है, इसी तरह x का वैल्यू इधर के साइड में भी बढ़ता है। बात समझ में आ रही ना? सो आप देखिए बेटा, जब अगर हम x का वैल्यू इधर के साइड में है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये घट जाता है, y का वैल्यू घट जाता है, तो दैट मींस ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बात समझ में आ रही ना? चलिए ठीक है, लेट अस गो अहेड। अब हम देखेंगे और एक फंक्शन की वेरिएशन, y इज इक्वल टू c/x²। कभी कभी हम लोगों को ये इक्वेशन यूज हो जाती है। आप अन्य अगर ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे भी आप देखते हो बेटा F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसी तरह कूलम्स लॉ में कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। लेट अस सी ये ग्राफ कैसे प्लॉट हो जाता है। देखिए बेटा, ये जो ग्राफ है इसमें मैंने सारे ग्राफ्स बनाए हैं। इसमें मैंने बनाया है y इक्वल टू 1/x, जो हाइपरबोलिक, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो ये है, रेड लाइन, ये मैंने रेड लाइन सी, y इक्वल टू 1/x। और आपको पता है ये वाला ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, एक तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरा ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ y इक्वल टू 1/x²। देखिए बेटा, अगर हम x का वैल्यू इसमें चेंज करते हैं तो y का वैल्यू चेंज होता है, x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे x का वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू ज्यादा घटता है। इसमें आप देखते हैं x का वैल्यू बढ़ता है, y का वैल्यू घटता है, लेकिन इसमें अगर x का वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू बहुत ज्यादा घटता है। इसमें अगर x का वैल्यू 2 है तो ये 1/2 होगा, इसमें अगर x का वैल्यू 2 होगा तो ये 1/4 होगा। इसी तरह अगर इसमें x का वैल्यू 1/2 होगा तो 1/8 होगा। दैट मींस ये जो पहला वाला ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 1/x है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मैंने आपको बताया है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये वाला रेड ग्राफ, ये वाला रेड ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x है। इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू 1/x², इसमें भी x का वैल्यू बढ़ जाता है, y का वैल्यू घट जाता है। ये जो ब्लू लाइन है x का वैल्यू बढ़ जाता है, y का वैल्यू घट जाता है, x का वैल्यू बढ़ जाता है, y का वैल्यू घट जाता है। लेकिन बेटा ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है बेटा नेगेटिव, क्योंकि इसमें स्क्वायर जो है, यहां पे x का कोई भी वैल्यू आप देंगे तो स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मींस x
x के डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज पे भी y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। दैट मींस ये वाला ग्राफ अगर हम लेंगे, ये वाला ग्राफ, इसमें x के नेगेटिव वैल्यूज पे भी y का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू एज वेल। इसी तरह बेटा y इक्वल टू 1/x क्यूब, दैट मींस ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ, ये ग्रीन वाला ग्राफ, ये बात समझ में, 1/x क्यूब। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर y नेगेटिव, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह y इज इक्वल टू 1/4, तो ये वाला ग्राफ। तो आप देख रहे हो बेटा कि जो ग्राफ है इसकी शेप चेंज होती है जब हम जो नीचे डिनोमिनेटर है इसमें इसका पावर बढ़ाते हैं, तो ये ग्राफ इधर की तरह खिसक जाता है। इसमें खाली ये वाला है बेटा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, लेट्स गो अहेड। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ए पैराबोलिक ग्राफ। अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे ऐसे डिपेंड करती हैं कि एक का अगर कोई वैल्यू कर दे तो दूसरे का वैल्यू उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। यानी x का वैल्यू अगर 2 है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 9 है, और कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हमने चेंज किया है, तो यहां पे एक कांस्टेंट c यूज किया है। तो y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। अब हम देखेंगे बेटा इसका ग्राफ क्या आएगा। इस वाली फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। इसको करने के लिए बेटा ये जो ग्राफ है इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है, इसमें जो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं, दैट इज अ पैराबोलिक ग्राफ। चलिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देते हैं और उन पे देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y क्या आएंगे बेटा। x का वैल्यू अगर सपोज मैं पहले लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी c का वैल्यू पहले मैं यहां पे 1 ही लिखूंगा, यानी c का वैल्यू लिखूंगा मैं +1। तो y का वैल्यू बेटा क्या आएगा, y आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट वैल्यूज। x का वैल्यू अगर -3 है तो -3 का स्क्वायर आएगा 9। x का वैल्यू अगर -2 है, y का वैल्यू आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, -2 स्क्वायर तो ये हो गया 4, -1 तो 1 आएगा, 0 ये आएगा। x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 4। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 9 आएगा। चलिए हम बेटा इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए बेटा पहला वाला पॉइंट -3 और 9, द फर्स्ट पॉइंट इज -3 9। तो आपको पता है अगर ये ग्राफ है, इधर -x एक्सिस है, -3 ये वाला पॉइंट है, -3 ये वाला पॉइंट है, ये -2 है, ये -4 है, -3 और 9, -3 और 9 तो ये वाला पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा -3 और 9। इसी तरह -2 4, -2 इधर की साइड में, 4 इधर की साइड में, तो ये वाला पॉइंट है। इसी तरह -1 1 तो ये -1 है और ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट है। 0 0 तो ये वाला पॉइंट है। 1 1 ये वाला पॉइंट है। इसी तरह 2 4 ये वाला पॉइंट है। इसी तरह 3 9 तो ये वाला पॉइंट है, 3 यहां पे है, 9। तो दैट मींस ऐसे जो ग्राफ बनता है बेटा, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इट्स अ फेमस ग्राफ विच वी कॉल एज ए पैराबोलिक ग्राफ। आप देख रहे हो बेटा y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, 9 4 1 0 ये हमेशा पॉजिटिव है। x का वैल्यू नेगेटिव होने पे भी y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। और आप देख रहे हो बेटा ये जो ग्राफ है इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जो यहां पे टर्म लिखी है y, ये जो ग्राफ है इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे मैंने c का वैल्यू 1 दिया है, c का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मैंने आगे ग्राफ्स में किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसी इक्वेशन के लिए जो ग्राफ आता है बेटा इसको बोलते हैं
ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ और इट्स अ पैराबोला। चले बेटा, अब मैं c को वैल्यू दूंगा -1। अब देखते हैं इसका क्या होगा। c का वैल्यू मैंने बेटा -1 दिया है। अब तो y इज इक्वल टू -x²। अब देखते हैं बेटा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। c का वैल्यू -1, तो दैट मींस ये हो गया y इज इक्वल टू -x²। तो x का वैल्यू आपने जब -3 दिया, x का वैल्यू -3 दिया, तो ये वैल्यू आ गया 9, x² का वैल्यू आ गया 9, लेकिन इस माइनस से वो -9 आ गया। आप देखिए बेटा, माइनस बाहर है ना, x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये माइनस इसको नेगेटिव बनाएगा। -3 पे वैल्यू 9 है, -2 पे वैल्यू 4 है, -1 पे, आप सारे वैल्यूज खुद इसमें पुट कीजिए बेटा, तो ये वाला टेबल आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे अगर 1 ये वैल्यू है तो y का वैल्यू -1 आएगा। इसी तरह इसका वैल्यू, तो दैट अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, -3 -9, -3x तो माइनस इधर के साइड में तो -3, -9 तो ये वाला पॉइंट आएगा, -2 -4 ये -2 -4 वाला पॉइंट है, ये 0 ये -1 वाला पॉइंट है। इसी तरह ये वाला पॉइंट 0 0 पॉइंट है। इसी तरह ये पॉइंट 2 4 पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 1 -1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2 -4 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 3 और 9 वाला पॉइंट है। दैट मींस इस वाले टेबल को जब बेटा आप लोगों ने प्लॉट किया तो हम लोगों को ये वाला ग्राफ मिला, ये वाला ग्राफ। दैट मींस अगर यहां पे c जो है नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे आता है। ये ग्राफ भी सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट प्लस y एक्सिस। तो ये वाला ग्राफ भी पैराबोलिक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी पैराबोलिक ग्राफ है। यहां पे मैंने आपको बताया कि c की साइन चेंज करने से बेटा क्या फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफ दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसी तरह आप बेटा यहां पे एक टेबल बनाएंगे, उसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y देंगे। जैसे सपोज मैंने x का वैल्यू दिया 2, x का वैल्यू मैंने दिया बेटा 2। आप देखिए बेटा इसमें x का वैल्यू दिया मैंने 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, y का वैल्यू आएगा √2। बात समझ में आ रही ना। सो दैट मींस y का वैल्यू आएगा √2, दैट मींस, लेकिन ये प्लस आएगा, दैट मींस x का वैल्यू प्लस है तो y का वैल्यू भी प्लस आएगा। दैट मींस फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल। इसी तरह अगर आप x का वैल्यू 4 देंगे, अगर x का वैल्यू 4 देंगे तो x इक्वल टू 4 पे मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटा, अगर इक्वेशन ऐसे है x इक्वल टू y², तो y क्या होगा बेटा, y होगा √of प्लस माइनस x। अगर x का वैल्यू बेटा 4 है तो y का वैल्यू बेटा क्या होगा, √of प्लस माइनस हमेशा याद रखना चाहिए, तो ये 4 है। सो ये आएगा y इज इक्वल टू +2 और -2। सो दैट मींस x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू +2 है और -2 है। दैट मींस x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू +2 है और -2 है। ये +2 है और ये -2 है। दैट मींस ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही ना। आप इसी तरह x के डिफरेंट वैल्यूज देके y के डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो। और आप देख सकते हो ये जो पैराबोला है, ये एक ऐसा पैराबोला है जो सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस है। ये वाला पैराबोला जो है दिस इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, यानी x एक्सिस। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। इससे पहले जो पैराबोला हमने पढ़ा दैट वाज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। सो जो फंक्शन यहां पे होगी, जो टर्म यहां पे होगी, पैराबोला उसी के अलोंग सिमेट्रिक होगा। यहां पे x इक्वल टू cy² है तो पैराबोला, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। अगर इसी तरह x इक्वल टू -y लिखेंगे, दैट मींस x हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे y का वैल्यू प्लस आएगा या y का वैल्यू माइनस आएगा, x का वैल्यू बेटा हमेशा नेगेटिव आएगा। दैट मींस x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, y का वैल्यू प्लस भी है और माइनस भी है। That means this is also a parabola. It is symmetric along x axis. बात समझ में आ रही ना। चलिए ठीक है, let us move ahead. Now these were the parabola जो पास हो रहे थे सेंटर से। अब हम कुछ जो ओरिजिन से पास हो रहे थे, अब और
कुछ पैराबोला जो अगेन ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं, लेकिन हमने सी का वैल्यू बेटा इसमें चेंज किया है। देखिए पहला वाला ग्राफ मैंने प्लॉट किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, यानी मैंने c का वैल्यू 1 पुट किया हुआ है। y एक्चुअली y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर था ना, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर था ना, यहां पे मैंने पहले x का वैल्यू 1 पुट किया है। तो उससे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। ये सारे पैराबोलिक ग्राफ्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाता है। जब मैंने x का c का वैल्यू 1 रखा है तो ये वाली इक्वेशन आ गई। उस वाली इक्वेशन के लिए ये वाला पैराबोला, दिस पैराबोला, कलर से मैंने जो कलर इसका है वही कलर मैंने इस लाइन का रखा हुआ है, इस पैराबोला का रखा हुआ है। इसी तरह जब मैंने c का वैल्यू चेंज किया हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो उस टाइम पैराबोला ऐसे आता है, दिस इज द पैराबोला। इसके बाद मैंने इस वाले केस में c का वैल्यू 3 रखा हुआ है, तो उस टाइम पैराबोला ये वाला आता है, this is the parabola. That means these are the different parabolas which we get when we put different values of c. बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैंने टेबल भी ड्रॉ किया हुआ है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला टेबल है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला टेबल है, ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के लिए ये वाला टेबल है, ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर के लिए बेटा ये वाला टेबल है। बात समझ में आ रही है ना? आप यहां पे x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन में y के वैल्यूज देखिए, इस वाले इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y के वैल्यूज प्लॉट कीजिए, इस वाले इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y के डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन कीजिए, इनको प्लॉट कीजिए तो आपको ये वाला प्लॉट मिलेगा जो मैंने ऐसे किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो दैट मींस पैराबोलिक ग्राफ ऐसे होता है जिसमें आप एक वेरिएबल को डबल करते हैं तो दूसरा वेरिएबल जो इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो 4 टाइम्स बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? लेट्स मूव अहेड। ये सारे पैराबोला जो मैंने पढ़ाए, ये सब पैराबोला दे पास थ्रू द ओरिजिन। अब मैं आपको ये इक्वेशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जरा बेटा आप इस इक्वेशन को प्लॉट कीजिए। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x रखिए। x का वैल्यू जब 3 है, -3 रखा हुआ है तो y का वैल्यू 13 आता है। आप इसको खुद कीजिए ना, -3 स्क्वायर और 9 प्लस 30 ये आएगा 13। इसी तरह x का वैल्यू -2 है तो 8 आएगा, x का वैल्यू -1 है तो 5 आएगा, 0 है तो 4 आएगा। तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y है। जब फाइनली बेटा इसको प्लॉट करते हैं ना तो हम लोगों को एक ऐसा पैराबोला मिलता है जो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होता है, यानी ओरिजिन से थोड़ा सा शिफ्टेड है। बात समझ में आ रही है ना? तो कितना शिफ्टेड है ओरिजिन से वो ये नंबर डिटरमाइन करता है। यानी जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, सो दिस इज हाउ दिस पैराबोला हैज शिफ्टेड अपवर्ड्स। इज दैट फाइन? So in this lecture I have discussed graphs for straight line, hyperbola and parabola, these 3. I think ये जो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। अब मैं दूसरे लेक्चर में एलिप्टिकल ग्राफ्स, सर्कुलर ग्राफ्स और ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा। वो लेक्चर मैं जल्दी से अपलोड करूंगा। आप ये वीडियोस अच्छे से देख लीजिए और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9622760404। जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं वो क्लियर कर सकता हूं। आप मेरे वीडियोस लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हम लोग को थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलती है कि हमारे वीडियोस बच्चे देख रहे हैं, हमें हमारे वीडियो से बच्चों को फायदा मिल रहा है। तो ऑल द बेस्ट। आई विल बी कमिंग सून with the next lecture that will be the graphs for these functions. Thank you.